Hello and welcome back in today's class. We will be resuming your chapter of tax invoice और कोशिश करूंगा कि आज पूरा कंप्लीट हो जाए यार. इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, आसान सा चैप्टर है, चीज़ें आपको समझा दी है, याद आपको करना है, रिवीजन बार बार आपको लगानी है. हम लोग जो है आगे पढ़ना शुरू करते हैं. इशू ऑफ रिवाइज्ड इन्वॉइसेस फॉर गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन. अब होता क्या है कि जब आप एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो उसके बाद 30 डेज़ में आपको अप्लाई करना होता है. मान लेते हैं कि आप 10 मई 2022 को एलिजिबल हो गए कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है. आपके पास 30 दिन का टाइम है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने ऐसा करा तो उस केस में 3 वर्किंग डेज में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट होगा 10 मई 2022 से. पर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था तब तक तो आप इन्वॉइसेस इशू कर रहे थे, उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मेंशन नहीं करा हुआ था, बहुत सारी डिटेल्स और नहीं थी, इवन आप टैक्स भी चार्ज नहीं कर पा रहे होंगे. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो जो पुराने इन्वॉइसेस थे, जो टैक्स इन्वॉइस नहीं थे, वो नॉर्मल इन्वॉइस थे, उसको आप रिवाइज्ड टैक्स इन्वॉइस की फॉर्म में इशू कर देंगे. और जो भी आपने सप्लाई करा है उस पर जो भी जीएसटी है, जो भी कलेक्ट होता है, वो डेफिनेटली आप जीएसटी भी कलेक्ट कर लेंगे. और जो आपने सामान खरीदा है उसका जो जीएसटी पे करा है उसका इनपुट भी आप ले लेंगे. तो सारे बेनिफिट्स अवेलेबल रहते हैं. अ रजिस्टर्ड पर्सन इशू रिवाइज इन्वॉइसेस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अब जैसे मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो जिस डेट को मैं एलिजिबल हुआ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उस डेट से लेकर जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया उतने पीरियड का इन्वॉइसेस जो होंगे जिसको मैं रिवाइज इन्वॉइस दोबारा से इशू करना चाहूँगा वो मैं 1 महीने के अंदर कर सकता हूँ. दिस कैन बी डन फॉर ऑल इन्वॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इससे क्या होगा कि जो सामने वाला रेसिपिएंट है वो जो उसने आपको जीएसटी पे करा है उसका वो इनपुट ले पाएगा. जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि वन ऑफ द कंडीशन टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टू हैव अ वैलिड टैक्स इनवॉइस. मान लेते हैं कि सामने वाला पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपने उससे सामान खरीदा तो आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था. बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया फ्रॉम द बैक डेट, 30 डेज में अप्लाई करा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया. अब वो आपको जो है पुराना इनवॉइस जो इशू करा है उसके बदले टैक्स इनवॉइस दे सकता है. और जैसे ही वो ऐसा करेगा, जितना जीएसटी आपने पे करा है उसका फिर इनपुट ले पाएंगे क्योंकि अब आपके पास जो है वैलिड टैक्स इनवॉइस रहेगा. रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू किया जा सकता है. कंसोलिडेटेड का मतलब सबको मिलाकर एक इनवॉइस भी इशू करा जा सकता है ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग सच अ पीरियड. जो मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको जो भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो उसका इनपुट भी नहीं ले सकता है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है. तो जो भी मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है उन सबका टोटल सप्लाई को ऐड कर एक इनवॉइस फॉर्मेलिटी के लिए निकाल सकता हूँ कि भाई देखो रिवाइज टैक्स इनवॉइस मैंने निकाला है, जीएसटीएन नंबर मेंशन करा है. क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करें या अनरजिस्टर्ड को, आप बिग बाजार से सामान खरीदें, आप चाहे कोई कंपनी जाए, वो तो सबको सेम जीएसटी वाला इनवॉइस देंगे ना. इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई अगर वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इशू किया जा सकता है सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स लोकेटेड इन द स्टेट या इन दैट स्टेट. इन दोनों चीज़ों का मतलब है, अलग अलग मतलब है. एक है इंट्रा स्टेट की बात ऊपर हो गई है. आप अपनी स्टेट में जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करा है उस केस में आप जो पुराने इन्वॉइसेस इशू कर दी हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए और रजिस्ट्रेशन बाद में ग्रांट हुआ, भले वो बैक डेट से ग्रांट हो गया हो, पर तब तक आप अपना जीएसटी का टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर रहे थे. तो जो भी उस पीरियड में आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है अपनी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, उन सभी को आप एक कंसोलिडेटेड इन्वॉइस इशू कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त जो इंटर स्टेट सप्लाई करी है अगर वैल्यू 2.5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करती है, उन सभी को इकट्ठे कर आप एक कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं. और 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाली वैल्यू है उसका अलग इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. रूल नंबर 53 सब रूल 2 था. रूल नंबर 53 सब रूल 1 क्या कहता है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली द वर्ड रिवाइज इनवॉइस रिटन प्रोमिनेंटली. जो भी रिवाइज इनवॉइस आप इशू करेंगे उस इनवॉइस पर लिखा होगा कि भैया ये ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है, पुरानी इनवॉइस जो इशू कर दी है उसका रिवाइज्ड
इनवॉइस है। नेम एंड एड्रेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सप्लायर का और रेसिपिएंट का अगर एप्लीकेबल है, और जहाँ पर एम्बेसी कोई कॉन्सुलेट है, कोई आपकी एम्बेसी है, कोई यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू हुआ होगा, तो उस केस में आप यूआईएन को कोड करेंगे। सीरियल नंबर आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। हर इनवॉइस का एक नया नंबर होता है, वो आप अपना जनरेट करेंगे। उसके लिए जीएसटी वाले कुछ नहीं कहते, बस ये बोला कि भाई 16 डिजिट के भीतर रखना। सीरियल नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। वैसे बिल ऑफ सप्लाई के लिए आप रिवाइज इनवॉइस इशू करेंगे क्यों? क्योंकि उससे तो सामने वाले को कोई क्रेडिट मिलता नहीं है। बिल ऑफ सप्लाई में तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स देते हैं। फिर भी मान लेते हैं कि ऑप्शन दिया गया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कोड कर ही इशू करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या डालेंगे? उस केस में जो ओरिजिनल इनवॉइस आपने इशू करा था, जो जीएसटी इनवॉइस नहीं था, नॉर्मल इनवॉइस था, उस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं था, बट फिर भी उसका कोई ना कोई तो यूनिक नंबर होगा ना आपका, सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर कोड करेंगे, भैया इसके अगेंस्ट में जो है मैं आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में मैं आपको जो है रिवाइज्ड इनवॉइस दे रहा हूँ। नेम एड्रेस आएगा रेसिपिएंट का, उसका स्टेट का नाम आएगा, कोड आएगा। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ओनली इन दैट केस, अदरवाइज तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही कोड कर देंगे और ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर से उसकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सारी डिटेल जो है मिल सकती है। सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर सप्लायर का आएगा या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी आएगा। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्होंने सप्लाई करी 1 2 3 4, 4 सप्लाई उन्होंने किसको करी? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो पहले तो 4 इनवॉइस इशू करे होंगे, बट वो जीएसटी इनवॉइस नहीं थे, टैक्स इनवॉइस वो नहीं थे। अब क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन आ गया है, तो जो पुराने इनवॉइस जब वो एलिजिबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद जो भी इशू करे हैं, उस पीरियड के इनवॉइस में जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन बी को गया, उन्होंने उसका एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट बाद में मिला और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी अगर पहले थी, तो दोनों के पीरियड के बीच में जो भी आपने इनवॉइस इशू करे, उसका आप एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई वेयर अमाउंट इज लेस देन 200, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3। इशू ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई वेयर अमाउंट इज लेस देन 200 एज पर सेक्शन 31 और रूल नंबर 46, a registered person may not issue a tax invoice if value of goods or services is less than 200। आपका सेक्शन ही कहता है भैया 200 रुपये से कम रुपए के लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है। रेदर अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर सच सप्लाईज एट द एंड ऑफ ईच डे प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। इस बात को समझिएगा, रिवाइज इनवॉइस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, नॉर्मल इनवॉइस के केस में ही डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर 200 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है, 200 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है, उससे कम है, तो जो भी पूरे दिन में आप सप्लाई कर रहे हैं 200 से कम रुपए वाली, उसका इकट्ठे एक इनवॉइस इशू कर अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड ना हो और वो डिमांड ना करे कि मुझे सेपरेट इनवॉइस चाहिए। सिमिलर प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। The benefit of consolidated invoice is not available to the supplier engaged in the supply of services by way of exhibition of cinematography film in multiplex screen. He shall be required to provide electronic tickets which will be deemed as tax invoice. अब यही चीज़ अगर मैं टिकट लेने जाऊँ, वो 199 रुपीज़ की टिकट दे रहा है मुझे, और वो कह रहा है कि भैया क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड और मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, उस केस में जो पूरे दिन की टिकट है उस सबका एक इनवॉइस जनरेट कर दे, ये नहीं चलेगा। इन लोगों को ये बेनिफिट नहीं दिया है, इनको तो इंडिविजुअली टिकटें इशू करनी ही पड़ेगी। बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी, रेड विथ रूल नंबर 50। भाई रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने जो है एडवांस पेमेंट कर दी है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर एडवांस पेमेंट मिल गई है, इनवॉइस अभी इशू करा नहीं, सप्लाई भी करी नहीं है, तो उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट ही वो वाउचर देगा, जिसको रिसिप्ट वाउचर बोलेंगे। इफ एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स नहीं मालूम कि कितनी है, भाई मैं इस एडवांस के अगेंस्ट क्या सप्लाई करूंगा, मैंने वो डिसाइड ही नहीं करा है, अभी हो गया या तो ये क्वांटिटी देना या ये देना, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो 18% की रेट चार्ज कर देंगे, उस पर रिसिप्ट वाउचर पर भी रेट लगेगी। इफ नेचर ऑफ सप्लाई पता नहीं क्या है, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। मुझे किसी ने भैया 1 लाख रुपए दे दिए कि आपसे जो है हमें सामान खरीदना है, 1 लाख रुपए एडवांस दे रहे हैं। अब वो कौन सा सामान खरीदेगा, उसमें कई सारी वैराइटीज़ हैं और हर वैरायटी पे अलग जीएसटी की रेट लगती है।
अब ये भी डिसाइडेड नहीं है कि मैं उसको सेम स्टेट में सप्लाई करूँगा या कहीं और मुझे सप्लाई करना है। तो मैं इंटरेस्ट रेट सप्लाई मानकर 18% रेट मानकर मैं एक रिसिप्ट वाउचर उसको इशू कर दूंगा कि भाई ये पैसे मुझे रिसीव हो गए हैं। रिसिप्ट वाउचर की क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे ज़रा देख लेते हैं। कुछ तो जनरल हैं, कुछ तो कॉमन है सब में, तो आप ये तो लिख कर आ ही सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। अब रेसिपिएंट ने एडवांस पेमेंट करी तो सप्लायर ने रिसिप्ट वाउचर दिया, ठीक है ना। सप्लाई अगर नहीं हुई, टैक्स इनवॉइस नहीं जाएगा, उस केस में रिफंड वाउचर इशू किया जाएगा कि जो चीज़ मैंने पहले आपको रिसिप्ट दिखाई थी अब मैं उसका उल्टा दिखा रहा हूँ, जो मैंने दिखाया मुझे जीएसटी कलेक्ट हो गया अब मैं उसका उल्टा दिखा रहा हूँ, तो उस केस में मुझे रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। पहले मैंने रिसीव करा तो मैंने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया, अब मुझे पैसा रिफंड करना पड़ रहा है तो मैं रिफंड वाउचर इशू कर रहा हूँ। तो रिसिप्ट वाउचर पर जो है नाम, एड्रेस, गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन नंबर सप्लायर का, रेसिपिएंट का आ सकता है, जो हमने पहले पढ़ा है वो सारी चीज़ें आएगी। सीरियल नंबर आएगा, डेट आएगा, गुड्स की डिस्क्रिप्शन, वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या है, अमाउंट क्या है, क्या टैक्स पेबल है रिवर्स चार्ज पे या नहीं, और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आती है। रिलैक्सेशन फॉर एडवांस रिसीव्ड इज गिवन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये सारे जो है कंटेंट होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है और वो है रिलैक्सेशन की। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कराया था, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। कहाँ कराया था याद होगा आपको, नहीं याद है? टाइम ऑफ सप्लाई में कराया था। वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि अगर गुड्स हैं और उस केस में आपको एडवांस पेमेंट मिलती है तो एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में आपको कोई इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जब एक्चुअली में सप्लाई करेंगे तब आप इनवॉइस दे सकते हैं, ये बेनिफिट दिया हुआ है। अब बात करते हैं रिफंड वाउचर के कंटेंट क्या होते हैं। रिफंड वाउचर के कंटेंट क्या होते हैं? देखिए कंटेंट ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको अलग से याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भैया नाम आएगा, एड्रेस आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, सप्लायर का आएगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का आएगा, अगर वो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, तो भैया यूआईएन आएगा। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर तो डालोगे, डेट तो डालोगे, क्या आपका जो नंबर है, नंबर एंड डेट ऑफ रिसिप्ट वाउचर आएगा भैया, जिस रिसिप्ट वाउचर के अगेंस्ट में रिफंड कर रहे हो, अमाउंट ऑफ रिफंड आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा गुड सर्विस का, रेट ऑफ टैक्स आएगा और सिग्नेचर वगैरह तो आएंगे ही आएंगे। तो ये सिंपल चीज़ें होती है जो हर जगह पे रिपीट हो रही है। आप सेम चीज़ चिपका कर आ सकते हैं, वैसे कभी पूछा जाता नहीं है बट फिर भी आए तो आप डाल दीजिएगा। डिलीवरी चलान रूल नंबर 55 सेक्शन 31 कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। However, in below cases, goods may be removed on delivery challan and invoice may be issued after the delivery is complete. मतलब चीज़ समझिएगा आप, वैसे तो लिखा गया है कि आप जब गुड्स को रिमूव करेंगे उस टाइम आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ये हमने देखा था कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई के केस में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से जहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। हावेवर सेक्शन 31 में नॉर्मली अलाउड नहीं होता है, आप इनवॉइस के बिना गुड्स की डिलीवरी नहीं कर सकते, पर इन केसेस में आप डिलीवरी चलान के बेस पर जो है डिलीवरी कर सकते हैं और इनवॉइस को बाद में इशू कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज नॉट नोन। तो भैया कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की आप डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें आपको मालूम है कि भैया एक क्वांटिटी ऑर्डर करी है तो एक का बिल जाएगा। बट कई ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, फैक्ट्री में भी हो सकता है कि भैया काम चल रहा हो, वहाँ पर गैस की सप्लाई हो रही हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिसने की क्वांटिटी पहले फिक्स ना करी हो, वो बाद में बताएगा मेरा इतना कंजम्पशन लग रहा है और उसके बेस पर आप मुझे बिल दे सकते हैं। तो उन जगहों पर आप डिलीवरी चलान के बेस पर जो है इसको भेज सकते हैं, इनवॉइस बाद में दे सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, आपने जॉब वर्क के लिए भेजा सामान, वो बंदा उस पर काम करेगा, आपका जो मटीरियल है उस पर काम करेगा और फिर आपको जो है रिटर्न करेगा। हो सकता है मटेरियल ज़्यादा लगे कम लगे, जॉब वर्क पे तो आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे, उस पर काम करवा कर वापस अपना सामान ले रहे हैं, तो डिलीवरी चलान के बेस पर उसको आप दे सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, मतलब कि भैया मेरी एक ब्रांच है, मैं अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच को सामान पहुंचा रहा हूँ, तो भैया मैं डिलीवरी चलान के बेस पर दे सकता हूँ, मुझे नया इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर दोनों का सेपरेट या डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर इनवॉइस इशू होगा। ये चीज़ मैंने आपको कराई थी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। डिलीवरी चलान कैन बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, मतलब कि 3 कॉपी इसकी भी जाती है, एक कंसाइनी रखता है, एक कंसाइनर रखता है और एक ट्रांसपोर्टर रखता है। कंसाइनर वो होता है जो भेज रहा है, तो देयरफॉर ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी के पास जाती है जिसके पास सामान जाने वाला है।
डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाती है और ट्रिप्लीकेट एक थर्ड कॉपी बनती है, वो कंसाइनर खुद रखता है। वेयर द गुड्स आर बिंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ डिलीवरी चलान इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। अब अपनी ब्रांच को दे रहे हो तो इनवॉइस की जगह पर डिलीवरी चलान के बेस पर दोगे। सेम शेल बी डिक्लेयर्ड इन ई वे बिल। ये ई वे बिल ऐसा बिल होती है जब आप एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगह पर तो एक बिल जनरेट करते हैं, ताकि जब ऑफिसर पकड़ ले, सड़क पर कोई बंदा पकड़ ले, जो एक्साइज कस्टम वाले लोग होते हैं वो पकड़ के, जो इंडायरेक्ट टैक्स वाले लोग होते हैं वो देख पाएंगे कि अच्छा भैया सही है, सारे डिटेल भर कर ही ये इसको लेकर जा रहा है, तो उस जगह पर आप डिलीवरी चलान शो कर सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस आपके पास नहीं होगा इन केसेस में। टैक्स इनवॉइस को आप बाद में इशू कर सकते हैं, अगर सच में सप्लाई होती है तो आप उसको बाद में इशू कर सकते हैं। डिलीवरी चलान में क्या क्या चीज़ें आती है भाई, वही है, डेट नंबर तो आएगा ही, नाम एड्रेस आएगा ही, जीएसटीआईएन कंसाइनर कंसाइनी का आएगा ही, यूआईएन नंबर भी कंसाइनी का आएगा अगर एप्लीकेबल है तो। क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या है, सिग्नेचर क्या है, ये सारी डिटेल जो है इसमें शो होती है। यहाँ से ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है, फटाफट करा दूंगा क्योंकि बेसिक आपके ऑलरेडी कराए हुए हैं। हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर सप्लाइड इन सेमी नॉकडाउन और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, रूल नंबर 55। ये क्या होता है सर? भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको इतना बड़ा प्लांट एंड मशीनरी बनाना है, तो क्या इतना बड़ा प्लांट एंड मशीनरी कोई बनाकर यहाँ पर सप्लाई करेगा क्या? या फिर जो भी चीज़ें लगनी हैं वो छोटी छोटी चीज़ें ट्रक में लोड होकर आएगी, 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक, यहाँ पर आकर सबको असेंबल कर पूरा प्लांट बनेगा। तो ये जो गुड्स की सप्लाई हो रही है, मशीनरी की सप्लाई हो रही है, ये हो गए सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में तोड़ मरोड़ कर चीज़ें पहुंचाई जाती है, बाद में वहाँ पर जाकर जोड़कर पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप इनवॉइस को जनरेट कर देंगे बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। इनवॉइस को, ओरिजिनल इनवॉइस को जनरेट करेंगे। अब जब भी आप भेज रहे हैं सामान, पहले ट्रक में, दूसरे ट्रक में, तीसरे ट्रक में, गुड्स जो है वो एक साथ नहीं जा सकते, तोड़ मरोड़ के जा रहे हैं, बड़ी मशीन है, तो आप जो है डिलीवरी चलान देंगे, डिलीवरी चलान के साथ इनवॉइस की कॉपी लगाएंगे, और ऐसे आप जाते रहेंगे। अब जब आखिरी पहुंच जाएगा, जब आखिरी कंसाइनमेंट होगा, लास्ट कंसाइनमेंट, आखिरी ट्रक जा रहा है, उसके साथ ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की लगा कर देंगे। तो जनरेट तो पहले ही कर लेना है इनवॉइस, पर उसकी सिर्फ कॉपी देना है, डिलीवरी चलान साथ में देना है, ठीक है ना? साथ में देना है, और आखिरी कंसाइनमेंट जब होगा तब ओरिजिनल कॉपी भी सबमिट कर देनी है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। जब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं तो हर गुड्स के लिए, सर्विस के लिए एक अलग कोड दे रखा है। गुड्स के लिए जो है 8 डिजिट का कोड दे रखा है, जिसे HSN कोड बोलते हैं, और सर्विस के लिए ऐसे कोड 6 डिजिट का एक कोड दे रखा है। ये यूनिक कोड होता है जिसके कुछ रेफरेंस नंबर होते हैं कि पहले 2 में आया तो ठीक है, कॉटन वाली चीज़ होगी, आगे 2 डिजिट और ऐड कर दिया, अच्छा कॉटन में ये वाला प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता होगा, रॉ कॉटन है या क्लोथ है या कॉटन का क्या है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे जो है चीज़ें दे रखी होती है। या क्लॉथ का कैटेगरी, तो उसमें क्लॉथ कॉटन वाला है, सिल्क वाला है, कैसा वाला है, जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन क्लैरिटी आती जाएगी। ये वैसे ही होगा कि डिक्शनरी में आप ए या बी से खोलते हैं तो ABC, AB के बाद AC, AD, ऐसे कर जो है लाइन में चलती रहती हैं चीज़ें। तो इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि भैया अभी तक का जो रूल कहता था वो कहता था कि आपको HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है जिस इंसान का टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है पिछले साल का। तो करंट ईयर के टर्नओवर से देयर इज़ नो लिंक, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर से देयर इज़ अ लिंक, और अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में आप HSN कोड मेंशन नहीं करेंगे, कोई झमेला नहीं है। बट अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड करता है पर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है पिछले साल का, तो उस केस में आप सिर्फ 2 डिजिट मेंशन करेंगे HSN कोड के, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ये पता नहीं, ये जूट है, ये सिल्क है, ये किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आता है, तो वो 2 डिजिट से क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल का तो आप 4 डिजिट लेवल मेंशन करेंगे। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इंपोर्ट के केस में HSN कोड होता है भैया, इंपोर्ट में होता है तो एक्सपोर्ट में भी मेंशन होता है। अब इंपोर्ट में जो है सामने वाला पार्टी मेंशन करेगा, तो एक्सपोर्ट में आप मेंशन करेंगे जिसको आप सामान बेच रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में HSN कोड यूज़ होते हैं। एक्सपोर्ट में तो 8 का 8 डिजिट एग्जैक्ट कोड मेंशन करेंगे, एग्जैक्ट कोड। अब 1 अप्रैल 21 से पोजीशन बदल रही है नवंबर 21 एग्जाम से, और उसमें सिंपल 2 कैटेगरी बना दी है। वहाँ पर यह कहा है कि जिसका टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, तो B2B सप्लाई में ये B2B होगा,
4 डिजिट, और B2C सप्लाई में, बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई में 4 डिजिट। अब बिजनेस से बिजनेस को बेचें या बिजनेस से कंज्यूमर को बेचें, दोनों ही केस में 4 डिजिट मेंशन होंगे अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। बट अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से एक्सीड करता है, उस केस में आप 6 डिजिट मेंशन करेंगे। 6 डिजिट मेंशन करेंगे। B2B है और ये B2C है। हाँ, ऑप्शनल है। अगर टर्नओवर आपका एक्सीड नहीं करता तो कस्टमर को जब सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो HSN कोड मेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर किसी दूसरे बिजनेस एंटिटी को सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में 4 डिजिट कोड मेंशन करेंगे सिर्फ। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट मेंशन करेंगे, पहले 6। कोड कैसे होता है, चलो मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ HSN कोड, ताकि क्लैरिटी मिल जाए, वरना गूगल तो आप करेंगे नहीं, मुझे मालूम है ना। पहले 2 डिजिट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर नंबर ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लोथिंग एसेसरीज। देखा, तो पहले 2 से ही क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप और स्पेसिफिक जाते रहते हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट है वो कह रहे हैं भैया ये तो हैंकर चीफ है, और आखिरी के 2 कह रहे हैं कि भैया ये तो मेड ऑफ अदर टेक्सटाइल मटेरियल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कोड हो गया 62.13.90.10, 8 डिजिट का कोड 62.13.90.90। ये किसी और चीज़ के लिए, बेसिकली सिल्क के लिए, तो 8 डिजिट के ये कोड होते हैं। हाँ जी, तो ऐसे जो है आपके कोड डिज़ाइन होते हैं। 2 डिजिट लगाओगे तो क्लैरिटी मिलेगी, 4 से और 6 से और 8 से और क्लैरिटी मिलेगी। इतने कोड्स आपको लगाने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा टर्नओवर उतने ज़्यादा कोड लगाने की आवश्यकता। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अ टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंशनिंग द HSN कोड इन द मैनर स्पेसिफाइड अबव इन अ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय हिम टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। अब जो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू कर रहा हूँ, भले मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा क्यों ना हो, अनरजिस्टर्ड को इशू करने पर HSN कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या समझे आप पूरी प्रक्रिया से कि 1/4/2021 यानी नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए क्या होने वाला है। टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिट है, 5 करोड़ तक है तो बिजनेस टू बिजनेस करोगे, 4 डिजिट मेंशन करोगे। बिजनेस से कंज्यूमर को करोगे, ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो। 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और अनरजिस्टर्ड को सेल करोगे, नथिंग रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। बिजनेस को करोगे, कस्टमर करोगे, 6 डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे। इनवॉइसेस फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाईज टू SEZ और SEZ डेवलपर। आप अगर कभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई कर रहे हैं, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो डेवलप कर रहा है उस SEZ डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में इनवॉइस शैल कैरी एन एंडोर्समेंट, उस पर लिखा होगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ यूनिट। फर्दर उस पर रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, डेफिनेटली जो भी एड्रेस है डिलीवरी का, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, सारी चीज़ें मेंशन होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में जनरली GST नहीं देना होता है। वैल्यू ऑफ इनवॉइस शुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड शुड मैच विद द वैल्यू डिक्लेयर्ड विद द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल जनरेट होते हैं, शिप से आपका सामान जाता है तो एक शिपिंग बिल जनरेट होता है, एक बिल ऑफ एक्सपोर्ट जनरेट होता है जिसे BOE बोलते हैं। मैंने क्योंकि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की ऑडिट करी है, वहाँ पर मैं गया हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है। डिफ़िकल्ट है क्या? डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट का नामकरण बदल दिया ना, इनवॉइस से हटाकर बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल कर दिया है। यही बोला है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, उस केस में आप शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इशू करते हैं। सेल टू अनरजिस्टर्ड डीलर। द रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड द रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस। ये एक ऑप्शन दिया गया है। भाई एक दुकानदार है, एक दुकानदार सेल कर रहा है किसी को, आप बिल मत मांगो तो उसको बिल इशू करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इन सच केस रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस फॉर ऑल द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द ईच डे। तो मैंने जितनी भी सप्लाई कर दी आज अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंज्यूमर आए खरीद कर गए सामान, पूरे दिन में जितना भी सप्लाई करा उसका एक इनवॉइस मैंने इशू कर दिया, अपने पास ही रख लिया। भाई एक कॉपी अपने पास रख ली, दूंगा तो किसको मैं दूंगा? मैंने 10 लोगों को बेचा तो 10 लोगों का मैं अगर एक इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ तो सबको बांटूंगा क्या वो इनवॉइस? नहीं सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है ना, उन्हें इनवॉइस चाहिए नहीं था, मैंने इशू करा नहीं, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए मैं कंसोलिडेटेड इनवॉइस जनरेट कर रख रहा हूँ, दैट्स इट। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द इनवॉइस सेक्शन नंबर 33। इफ द सप्लाई इज मेड फॉर द कंसिडरेशन देन एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स फॉर सच सप्लाई shall prominently indicate in all documents, tax invoices, the amount of tax which forms part of the price at which such supply is made. Read it carefully again. If the supply is made for consideration,
then every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents. क्या टैक्स इनवॉइसेस सब पर क्या मेंशन करेगा? द अमाउंट ऑफ टैक्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस एट विच सच सप्लाई इज मेड. क्लियरली मेंशन करेगा किस अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और टैक्स का पोर्शन अलग से शो किया जाएगा. दोनों चीज़ें शो होगी ना. अगर टैक्स का पोर्शन अलग से शो हो रहा है तो डेफिनेटली टैक्स के एक्सक्लूडिंग जो अमाउंट है वो भी अलग से शो हो रही होगी. कॉमन सेंस है सर. कलेक्शन ऑफ टैक्स का सेक्शन 32 है, वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं. अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो उस केस में मुझे जीएसटी कलेक्ट करने का हक नहीं है. अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ई इनवॉइसिंग रूल नंबर 48. ये नया प्रोविजन आया है और किन के लिए आया है मैं आपको बता देता हूँ. जिनका एक साल का टर्नओवर, एक पैन नंबर पर एक साल का टर्नओवर ईयर 2017-18 या उसके बाद 18-19 या 19-20 या उसके बाद जो भी साल आ रहे हैं, कभी भी 17-18 से लेकर आने वाले सालों में किसी भी साल में अगर 500 करोड़ से एक्सीड हो गया किसी का भी टर्नओवर, किसी भी एंटिटी का टर्नओवर एक पैन नंबर पे, उस केस में उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. ई इनवॉइस इशू करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉमन पोर्टल पे जाना है, gst.gov.in पर जाना है और वहाँ पर गवर्नमेंट के पोर्टल से अपना इनवॉइस निकालना है. जी नहीं, इनवॉइस आपका इंटरनल मैटर होता है. हर कंपनी अलग ढंग से इनवॉइस जनरेट करती है. ई इनवॉइस का मतलब है कि वो फिजिकल कॉपी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा. साथ में जो आपका अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा उसको थोड़ा सा अपडेट करवाना पड़ेगा ताकि जो गवर्नमेंट के स्कीमाज हैं, स्कीमाज जो है आईटी का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ये ढांचा है, इसमें जो है आपका सारे के सारे जो हैं इनवॉइस की डिटेल आ रही है, तो कोई दूसरा बंदा भी, दूसरा सिस्टम भी रीड करना चाहे तो उसके थ्रू कर सकता है. तो वो स्कीमाज को रेफर करना होगा ताकि जब आप इनवॉइस को जनरेट करें इलेक्ट्रॉनिकली और कम्युनिकेट करें एक नई वेबसाइट पर जिसे बोलते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जहाँ पर आपको अपने सारे इनवॉइसेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. इनवॉइस जनरेट तो खुद ही करना है फॉलोइंग द स्कीमाज विच आर मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय द गवर्नमेंट, बट यू हैव टू अपलोड द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा. क्योंकि आपने स्कीमास को फॉलो कराएं तो वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा भैया क्या नाम है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसको सप्लाई करी गई है, क्या वैल्यू है, कौन सा गुड है, वो सब रीड कर लेगा. और रीड कर लेगा तो उसके बाद आपको जीएसटी रिटर्न में भरने की जरूरत नहीं होगी. जहाँ पर आपको अभी अपना एक एक इनवॉइस डालने की जरूरत होती थी, ऑटोमेटिकली शो होएगा और सामने वाले पार्टी को जिसको बेचा है उसको भी ऑटोमेटिकली शो होगा आपने खरीदा है. तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा. स्कीमा जो है वो जीएसटी आईएनवी ने इनवॉइस के लिए आईएनवी कर दिया, 01 फॉर्म में दे रखा है. इसे आप गूगल करके देख सकते हैं कि कैसा स्कीमा है. इनवॉइस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्कीमाज लाया गया है. ऑन सच रिपोर्टिंग आईआरपी विल जनरेट अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर. यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आएगा, वो जनरेट होगा, जो कि इनवॉइस नंबर अलग चीज़ है जी. इनवॉइस नंबर तो आपने मेंशन करा है, पर इनवॉइस को जब आपने अपलोड करा, कहाँ पर करा? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर. एक नया पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने, नई वेबसाइट बना दी है जो कि कॉमन पोर्टल से अलग है. वहाँ पर अपलोड करा तो एक यूनिक नंबर जनरेट हो गया. ठीक है ना, डिजिटली साइन हो गया और ई इनवॉइस जो है वो सप्लायर को रिटर्न कर दिया कि भाई ये लो, चीज़ें वेरीफाई हो गई. इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब तक इनवॉइस पर नहीं चिपकेगा तब तक आपका इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. सबसे पहले तो ये है कि ये ऑटो पॉपुलेट कर देता है सारी चीज़ों को. यानी एक बार आपने इनवॉइस को अपलोड कर दिया इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, वो अपने आप जीएसटी कॉमन पोर्टल जो है उसको कम्युनिकेट कर देगा आपके सभी इनवॉइसेस. तब आप लॉगिन, जब भी आप लॉगिन करेंगे आपकी जीएसटीआर 1 में शो हो जाएगा. और रेसिपेंट जब भी लॉगिन करेगा उसकी एक जीएसटीआर 2 बनती है, जो जीएसटीआर मतलब रिटर्न के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको भी शो हो जाएगा आपने खरीदा है. और जब ई वे बिल जनरेट होगा कि आपको एक सामान दूसरी जगह भेजना है तो ई वे बिल जनरेट करना है, उसमें भी ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन डाली हुई है. दिस विल रिड्यूस दी एरर्स. ह्यूमन इंटरवेंशन होगी नहीं. ईजिली रिकनसाइल हो जाएगा डेटा परचेज ऑर्डर से कि भाई जो परचेज ऑर्डर हमने भेजे है उसके अगेंस्ट में सारी चीज़ें जो है डिटेल हमें शो हो रही है कि हमने ये खरीदा है, क्योंकि सामने वाले ने उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर दिया. सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी है. इससे स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, इंटर ऑपरेटेबिलिटी आ जाएगी, लीडिंग टू रिडक्शन इन डिस्प्यूट्स अमंग द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज. वो कह रहे हैं मैंने भेजा, हम कह रहे नहीं भेजा, भाई फिजिकल फॉर्मेट में था उसने अपलोड नहीं करा, रह गया, बीच में अटक गया, वो कहेगा मैं रिटर्न रिवाइज नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, हमें इनपुट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आएगी. सब सारा इलेक्ट्रॉनिक, जब सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व. उसने इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर दिया, आपको शो हो गया, आपकी डिटेल आ गई, सारा ऑटोमेटिक रहेगा उसके बाद.
हाँ, एक स्टेज पर तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए स्टार्टिंग में, बाद में नहीं चाहिए, तो बाद में प्रोसेसिंग कॉस्ट बच जाएगी। फेक इनवॉइसेस जो है, फेक इनवॉइस के बेस पर जो क्लेम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो बच जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज को रियल टाइम डेटा मिलेगा कितने इनवॉइसेस अपलोड हो रहे हैं। डिपार्टमेंट विल गेट कंप्लीट ट्रेल ऑफ B2B इनवॉइसेस, इससे इस बिजनेस को सप्लाई हो, इस बिजनेस से इसको, सब ऑनलाइन ट्रैक हो जाएगा। सिस्टम लेवल मैचिंग हो जाएगी कि इसने अगर आउटपुट में पे करा है तो ही सामने वाला इनपुट ले पा रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ट्रैक हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को जो है इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और वो कौन है मैं आपको बता देता हूँ। भले ही इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो, पर इन लोगों को ई इनवॉइसिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कौन लोग हैं? SEZ यूनिट्स, नॉट SEZ डेवलपर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। दोनों में फ़र्क होता है। SEZ डेवलपर SEZ को डेवलप कर रहे हैं उस एरिया को, SEZ यूनिट्स वहाँ पर जो यूनिट्स हैं उसे हम बोलते हैं। तो SEZ यूनिट्स को एग्जाम करा गया है। इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इन्हें भी एग्जाम कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, सप्लाई कर रही है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन रोड इन अ कैरेज, इन अ गुड्स कैरेज। सामान को रख कर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इनको भी बेनिफिट दे दिया है। यहाँ पर भी ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। किसको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसको भी छूट दे दी है। पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दे रहे हैं, इन्हें भी छूट दे दी है, इन्हें भी ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं है। और जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म बेच रहे हैं, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर लगा रहे हैं, इनको भी छूट दे दी है। एक बार इनवॉइस जनरेट हो गया, उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है GST कॉमन पोर्टल पर जाकर चेंज करना होगा, क्योंकि जो आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक बार अपना इनवॉइस डाल दिया, ऑटोमेटिकली वो GST पोर्टल को कम्युनिकेट होएगा। एनी अमेंडमेंट विच नीड्स टू बी मेड हैज़ टू बी डन थ्रू GST कॉमन पोर्टल। ई इनवॉइस के कुछ स्कीमास भी होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया। डिफरेंट बिजनेसेस फॉलो डिफरेंट फॉर्मेट्स, PDF, टेक्स्ट एटसेट्रा फॉर इनवॉइस जनरेटेड बाय देयर सॉफ्टवेयर। तो ई स्कीमा क्या है? एक स्टैंडर्डाइज बैकएंड पर जो है क्राइटेरियाज लगे हुए हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि जब इससे कोई इन्फॉर्मेशन फेच करे फ्रॉम द बैकएंड तो वो कम्युनिकेशन ईजी हो जाए कि भैया नेम ऑफ द पार्टी क्या है, समझ रहे हैं आप, GSTN नंबर क्या है, वो ईजिली कम्युनिकेट हो जाए सिस्टम टू सिस्टम। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाए, इसके लिए आपको अपना स्कीमा बदलना पड़ेगा। वो स्कीमा दे रखा है GST INV 01 फॉर्म में। GST इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जनरेट होता है और इनवॉइस नंबर से अलग होता है। आप चाहें तो अपने सारे इनवॉइसेस को इकट्ठे भी अपलोड कर सकते हैं। देयरफॉर बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज योर QR कोड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, QR कोड जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इवन आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाते हैं तो उसमें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ QR कोड भी अटैच हो जाता है। इससे टैक्स ऑफिसर जो है ऑफलाइन बस उसको स्कैन अपनी ऐप से कर सकते हैं। ऐप में सारी डिटेल पहले से डाउनलोडेड हो सकती है, रात को डाउनलोड हो गई हो, अपडेट हो जाती है वो, उसके बेसिस पर आप ऑफलाइन भी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं रोड साइड पर। इसका एक प्रोवाइजो है, रूल नंबर 46 का 6 प्रोवाइजो, जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू स्पेसिफाई दैट टैक्स इनवॉइस शैल हैव अ QR कोड। रिजल्टेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर सेल होगी, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस पर डायनामिक QR कोड आप लगा सकते हैं। डायनामिक QR कोड से क्या होगा कि भैया कस्टमर डायरेक्टली स्कैन कर पेमेंट कर पाएगा। मैं जाता हूँ डीमोर जाता हूँ, मैं वहाँ पर कहता हूँ भीम UPI से पेमेंट करनी है, तो वो जो अपनी क्रेडिट कार्ड वाली मशीन होती है ना, उसमें छोटा सा QR कोड दिखाता है मुझे, मैं उसको स्कैन करता हूँ और पेमेंट हो जाती है। सब ने अपने अपने मैकेनिज्म निकाल दिए हैं, चीज़ें जो है बेटर हो रही है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने वाली है। एक बार इनिशियल लेवल पर सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई कि भैया इनवॉइस मेरा अपलोड हो रहा है ना, सारे डिटेल मेरे ट्रैकिंग जो है सब सेंट्रल सर्वर पे जा रही है, तो उसके बाद तो उसकी चाहे अकाउंटिंग एंट्रीज हो, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे उससे बैलेंस शीट बननी हो, चाहे ऑडिटिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम करे, सारा मिसमैच, सारा मैचिंग कर ले, वो सब ऑटोमेटिक हो सकता है। ऑटोमेट करने का तरीका है। हमने जो है टैक्स इनवॉइस का चैप्टर डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास में हम ई-वे बिल का डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, किसको जनरेट करना होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस बने हुए हैं। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज कर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टाटा, बाय बाय।